Thank you for calling me. Thank you. आप एक चर्चित नाम है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है वंदना जी। बीते 2 दशकों से लगातार आप यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। बिहार की इमेज कितनी बदली है? एक स्टीरियोटाइप बिहार, जिसे बिहार के बाहर के लोग जिस तरीके से देखते हैं, वो कितना बदला है यहाँ पर? सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं। बिहार हमेशा पूर्व में भी परसेप्शन का शिकार रहा है और आज के दिन थैंकफुली वो परसेप्शन बदल गया है। रियलिटी लोग जानते नहीं थे, प्रॉब्लम उस परसेप्शन का था। तो आज ये परसेप्शन बदल चुका है, बिहार विकसित श्रेणी में आ चुका है और ये उद्योग विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलना चाहेंगे कि ये इन्वेस्टर्स का एक चोजन डेस्टिनेशन बन रहा है और इसके पीछे यही है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पे लोग मेहनती हैं, तो एक माहौल है बिहार का और मुझे लगता है कि बिहार अब अग्रणी राज्यों के श्रेणी में आ चुका है। आपके पास कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। शुरुआत इंडस्ट्रीज के साथ ही कर लेते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं और तस्वीर बदली भी है, जाहिर तौर पर हम भी ये देख पा रहे हैं, लेकिन कानून एक बड़ा फैक्टर होता है। निवेशक तभी बिहार में आएंगे जब उन्हें लगेगा कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। आपको लगता है कि यहाँ उस हिसाब से निवेशक आ रहे हैं, कानून पर उन्हें भरोसा है? देखिए, हम आपको एक छोटी से वाक्य बताते हैं कि एक निवेशक थे, वो हमें बिना बताए आए। उन्होंने यहाँ पे लोकल टैक्सी किया, वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से घूम के आए और फिर शाम को हमसे मिलने आए और कहा कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बिहार में सब कुछ है। यहाँ पे सड़कें अच्छी है, इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत अच्छे से विकास किया जा रहा है, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है पूरा। वो लोग, तो ये एक वाक़या जो हमें बिना बताए निवेशक घूम के आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और हम आपको बताना चाहिए कि लास्ट ईयर एक हमारा इन्वेस्ट बिहार समिट हुआ था, उसमें 53,000 करोड़ का हमारे पास निवेशकों ने MOU किया और 9 महीनों में सितंबर हो गया, वो दिसंबर में हुआ था और जनवरी से लेकर सितंबर तक में उन 53,000 में से 38,000 करोड़ के का निवेशक का हम लोगों ने कर लिया है, निवेश आ चुके हैं। तो ये जो एक इतनी तीव्र गति से जो निवेशक आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि बिहार अगर इस समय छूट गया तो उनको दे विल हैव टू पे अ प्राइस बाद में, क्योंकि अभी बिहार में की पॉलिसीज अच्छी है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और वो उनको बुला रही है। तो जो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज उनको मिल रहा है और अगर ये बस उनका छूट गया तो आने वाले समय में इसी के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मूवर्स को एडवांटेज मिल चुका रहेगा। बिहार में औद्योगिक क्षमताओं को लेकर आप कैसे, जो निवेशक हैं उन्हें कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? और मैं यहाँ पर सिर्फ पटना की नहीं बात कर रही, मैं जानना चाहूँगी कि बिहार के और भी ज़िले हैं, वहाँ इस तरह के डेवलपमेंट्स कैसे होंगे, कैसे आप उन पर उनका ट्रस्ट जीतेंगे? देखिए, ये निवेशक के साथ हमारी वार्ता होती रहती है। पहली तो जो एक फंडामेंटल्स हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई है निवेशकों को, जो हमारा बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके बाद हर सेक्टर का पॉलिसी है हमारे पास, टेक्सटाइल, लेदर, सभी का अलग अलग IT पॉलिसीज़ है हमारे पास और ये हम जाके इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं। हमारी कई राज्यों में बैठकें होती है जहां इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं एंड यू विल बी हार्टन टू नो कि लोगों में इतना भरोसा है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है जो चाह रही है कि निवेशक आए और बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है उनको। तो लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी है। अगर आप हमारा देखें तो हमारा मुजफ्फरपुर आज टेक्सटाइल हब के रूप में डेवलप हो चुका है और वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है ये टेक्सटाइल हब ने, खासकर महिलाओं के बीच में, ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है बिहार के लिए। ये सक्सेस स्टोरी तो है, लेकिन बिहार के बारे में एक मानसिकता ये थी कि बड़े उद्योग नहीं है। तो आप जैसा बता रही हैं कि अब बड़े उद्योग यहाँ पर भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? जाहिर तौर पर आप अलग अलग मीटिंग्स में जाती हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा कि सब इंडस्ट्रीज यहाँ आने के लिए ही तैयार हों, कुछ चुनौतियाँ भी होती होंगी, उनके जहन में क्या रहता है बिहार को लेकर? देखिए, बड़ी जो आपने आपका पहला पार्ट का क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए कि बड़े जो इथेनॉल प्लांट्स है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ लगे हैं और बड़े बड़े इथेनॉल प्लांट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि मन खुश हो जाता है देख के कि आप जो कह रहे हैं छोटे उद्योग ही बड़े उद्योग लग रहे हैं।
और ये टेक्सटाइल का ये बात करें वो छोटा नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और यहाँ पे अगर आप इंडिया का मानचित्र देखेंगे तो टेक्सटाइल हब के रूप में बिहार जाना जा रहा है अब। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस है। चैलेंजेस ये है कि बस एक बार लोग यहाँ आ जाए, एक बार जो आ जाते हैं हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है लोगों का कि एक बार वो आ जाते हैं और हम उनको दिखाते हैं अपना इंडस्ट्रियल एरिया और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और सब यहाँ के लोग के बारे में बताते हैं कि आप यहाँ के जो लोग हैं कर्मठ हैं, वो पूरे इंडिया में जाके कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वो खुद आके यहाँ पर अगर काम करेंगे, वो ट्रेंड है। और जिस तरह से हम लोग सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जिस तरह से इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ये उद्योगपति लोग को पता है। ये द बज़ अबाउट बिहार इज क्रिएटेड, मोमेंटम इज विद बिहार टुडे। हमारा बस ये है कि इस मोमेंटम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समय है एक गोल्डन चैप्टर होगा। आपने जिक्र किया कि यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं और यही मैं जोड़ना भी चाह रही थी कि निवेशक अगर बिहार आएंगे तो यहाँ से पलायन भी रुकेगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती बिहार के लिए यही है कि यहाँ के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनका टैलेंट इस्तेमाल होता है लेकिन दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता है, बिहार में नहीं हो पाता। जी देखिए, माइग्रेशन एक नेचुरल फेनोमेना है। लोग अगर अपनी चाहत से जाते रहे तो हम लोग उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स्ड माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। और ये हम खासकर पोस्ट कोविड पे हमने देखा कि कितने लोग वापस आए, तो ये सरकार ने उस समय एक नीति बनाई कि हम कैसे यहाँ पर उनको रिटेन कर सके जो जाके बाहर नहीं काम करना चाहते हैं। और एक दो तरह से हुआ। फिर एक तो निवेशकों को बुला के हो रहा है कि बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स है उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें बहुत इंसेंटिव दिया जा रहा है। और दूसरा, हमारी दो राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जिसमें हम 10 लाख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम 10 लाख रुपया देते हैं, जो छोटे लघु उद्योग के लिए देते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर है, तो इससे एक नेटवर्क बन रहा है रूरल इकोनॉमी में, जिसमें लोग आ रहे हैं अपना, हमारे पास हम उनको 10 लाख रुपया देते हैं, 10 लाख सब्सिडी होता है और 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी होता है और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो लोग को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, ताकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट तो दिखता है, लेकिन ये जो छोटी क्रांति आ रही है, हर एक गांव में एक रूरल लेवल पे एक छोटी क्रांति भी है, एक नेटवर्क ऑफ एमएसएमईज बन रहा है, लघु उद्योग बन रहा है। और जो आप माइग्रेशन की बात देख कर रहे हैं, तो उसमें हमें लगता है कि काफ़ी हद तक माइग्रेशन रुकने में सफल हो रहा है। जी, थोड़ा सा हम स्किल पर भी बात करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। क्या बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है या जो मानसिकता है वो स्किल को बढ़ावा देने की है? देखिए, स्किल का हमारा अलग डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, वो स्किल मिशन चल रहा है। एक मिशन मोड के रूप में स्किल का डेवलपमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे पुरुषों का, दोनों का दिया जा रहा है। और हम लोग तो अपने जो जिस तरह की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं इनको, ये हम लोग इनको इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है तो इनको किस तरह के हुनर की ज़रूरत है, अगर लेदर इंडस्ट्री आ रही है तो उनको किस तरह की हुनर चाहिए, अगर जनरल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है तो उनको क्या चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम लोग रेडी कर रहे हैं अपने वर्क फोर्स को, हम लोग रेडी कर रहे हैं ताकि कल इंडस्ट्रीज आए तो हमारे स्किल लेबर रेडी है उनके लिए। और हम लोग का ये जो स्ट्रैटेजी है कि हम लोग पहले से ही लेबर को तैयार रखें। शेड्स, हमारे जो प्लग एंड प्ले शेड्स है, वो मुझको लगता है इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है, कि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे हमारे शेड्स रेडी है, हमारे लेबर्स रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो एक तरह से हमारा ये पूरा माहौल सरकार ने बना के दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप आके देखिए। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक बार वो आ जाते हैं तो इन्वेस्ट करके ही जाते हैं। जी, एक और अहम सवाल है, और क्योंकि आप फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी संभालती हैं, जिम्मेदारी इसकी भी देखती हैं। क्लाइमेट चेंज बड़ा मुद्दा देश के लिए और बिहार के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है। अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, लेकिन बिहार के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए, इन चुनौतियों को पार पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिहार तो एक पायनियर राज्य है इस क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए। जो हमारा फ्लैगशिप माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जल जीवन हरियाली, ये किसी राज्य ने नहीं सोचा और बिहार ने सोचा। यानी कि हम लोग तो पहले से एक स्ट्रैटेजिक रूप से बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। जल पे हम लोग का फोकस है कि जल संचयन किया जाए, उसी से जीवन होगा और हरियाली
आपको बता दें कि जिस तरह से प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसमें मेरे को लगता है कि बिहार बहुत हरित हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज एक लोकलाइज फेनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फेनोमेना है और इसमें रिन्यूएबल्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमारा मैंने कहा कि प्लांटेशन हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल पे काम हो रहा है। तो एक बहुत ही मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हम लोग लेके चल रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि बिहार इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग स्टेट्स जिसने स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी बना लिया है। हमारा एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोगों ने बना लिया है और साथ ही एक लो कार्बन पाथवेज का भी किया है। तो एक पॉलिसी लेवल पे भी जरा आप इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर समझा सके हमारे व्यूअर्स को। एक बहुत सारे विभाग होते हैं जो इस पे काम करते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि ये सिर्फ विभागीय काम नहीं है, इसमें लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो बात हो रही है ये सिर्फ एक विभागीय सरकारी काम नहीं है, ये एक पब्लिक के और लोगों के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। तो हमारा एक स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है क्योंकि हमें हमारे जो है 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है, उसमें क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है और एक हमारे लिए एक लक्ष्य दिया गया है कि हम लोग कितना अपना कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों की रणनीति तैयार है और हम लोगों की पहला राज्य जिन्होंने लो कार्बन पाथवेज और डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है तो वही डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को बैलेंस करके हम लोग कैसे विकसित राज्य है उसके हम लोगों ने रणनीति बनाई है। लेकिन बाढ़ की वजह से हमने देखा है कि नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। बिहार में एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो कम है, तो उस नुकसान को कैसे कम किया जाए और फॉरेस्ट लैंड कैसे बढ़े, वन क्षेत्र की जो सीमा है वो कैसे बढ़ाई जाए, बिहार इसके लिए कैसे काम कर रहा है? देखिए, वन क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है। जब हम झारखंड से अलग हुए थे तो हमारा सिर्फ 7% फॉरेस्ट था, आज हम लोग 14.25% हमारा फॉरेस्ट कवर हो चुका है। यानी कि हम लोग का जो फॉरेस्ट एरिया एक्सपैंड हो रहा है, ग्रीनरी बढ़ रहा है। और जैसे कि इसी साल की अगर बात करें तो हम लोग हर साल करीब 5-5.5 करोड़ सैपलिंग्स लगाते हैं। इस साल अभी तक हमारा जो लक्ष्य है 4.5 करोड़ का, उसमें से हम लोगों ने 3.5 करोड़ सैपलिंग्स लगा दिया है। तो ये जो है एक अभियान जो चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और इससे मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले समय में दिखेगा आपको आपके जो, अगर आप राजगीर जाएंगे तो वो कभी न्यूड फॉरेस्ट होते थे, आज सारे ग्रीन है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत किया है। इसी तरह गया में हो रहा है। तो बहुत ये एक परिवर्तन है। जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट कवर है, वो स्लो टाइम टेकिंग होता है, बट ये परिवर्तन आने वाले समय में दिखेगा। अभी आपने कैमूर भी विजिट किया था जी, उसके बारे में भी जरा बताइए। जी, हमारा बिहार का टूरिज्म पोटेंशियल उसको हम लोग बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारी लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो कैमूर एक जेम है, वो हमारा इको टूरिज्म का हब बन सकता है और वहाँ पे क्योंकि सब कुछ है वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट है, वहाँ पे अगर बगल में हम रोहतास देखें तो वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है। तो हम लोग का एक प्लान है कि कैमूर और रोहतास का एक मास्टर प्लान बनाया जाए फॉर इको टूरिज्म डेवलपमेंट और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारा इको टूरिज्म का एक हब बन जाए। एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, उसमें ट्रैकिंग हो। इको टूरिज्म क्योंकि हार्डकोर टूरिज्म नहीं होता है, उसमें सस्टेनेबल टूरिज्म होता है। तो उसका हमारा प्लान था, उसी में पहले रोहतास गए थे, अब कैमूर गए हैं और आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि ऑलरेडी आ गया। द काइंड ऑफ फुटफॉल्स वी आर सीइंग इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स इज अमेजिंग। इनफैक्ट अब तो कहते हैं कि बिहार में अब गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उस तरह का हमारा है। तो एक तो ट्रेडिशनल हमारा टूरिज्म का था, जैसे गया है, बोध गया है, राजगीर है, बट ये इको टूरिज्म का एक बहुत ही मेजर हमारा सक्सेस स्टोरी आपको कुछ महीनों में दिख जाएगा। बिहार में टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन बिहार कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है कि इसे प्रमोट करने में पीछे रह जाता है? हम जिस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, उस तरह का बिहार में क्यों नहीं हो पाता है? हो रहा है, लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया प्रमोशनल एक्टिविटीज़ किया। उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी भी लेके आया जो बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। होम स्टे का पॉलिसी लेके आया है उन्होंने, हमारा इको टूरिज्म का पॉलिसी है। तो ये सब मिलके एक ग्राउंड लेवल पे लोग आते हैं
ग्राउंड लेवल पे देर इज़ लॉट ऑफ बज अराउंड, जो अगर आप टूर ऑपरेटर से जैसे हमारी बातें होती है तो वो कहते हैं कि लोग आना चाहते हैं, VTR जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि VTR का इतना नाम हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग इको टूरिज्म स्पॉट का इंडिया टुडे में उनको मिला था। तो दीज आर द प्लेस, जो बज तो क्रिएटेड है और लोग आ भी रहे हैं। बिल्कुल, लोग आ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जरा मैं थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बात करूंगी, आपके करियर के बारे में बात करते हैं। आपको कहा जाता है बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, स्मार्ट हैं। जब से आपने काम शुरू किया इस इंडस्ट्री में, बिहार में जब से आपने सेवा शुरू की, आपको किस तरह की चुनौती मिली? और इसे महिलाओं के साथ जोड़कर भी बताइएगा कि बिहार में महिलाओं की शिक्षा, यहाँ पर क्राइम को लेकर जिस तरह का डर रहता है महिलाओं के मन में, उन सब की तरह की कोई चुनौती क्या आपको भी मिली कहीं अपने सफर में? बस चुनौती एक ही था कि हमें बिहार को बहुत आगे ले जाना है और उसके लिए बहुत मेहनत किया हम लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मुझे लगता है चुनौती यही है कि बिहार को लगातार आगे बढ़ाया जाए, विकसित कराया जाए। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, मुझे लगता है कि ये सरकार, हमारी सरकार महिलाओं के लिए प्रति जितनी समर्पित है शायद ही कोई हुआ होगा। अब अगर आप फोर्सेस की बात करें, पुलिस फोर्स की बात करें, तो पूरे इंडिया में सर्वाधिक महिलाएं हमारे पुलिस फोर्सेस में हैं, हमारे फॉरेस्ट फोर्सेस में हैं। हमारे जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं और जो प्रोहिबिशन की पॉलिसी है उस पर महिलाओं में बहुत खुशी है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज उनके लिए लेके आई है। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट के इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदना जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पे बनी रहें और मैं निवेदन करूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा से कि कृपया मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान को धन्यवाद करें।